हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ, जहां आप मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, यानी कि एकल संकर पढ़ लिया था। उसके क्रॉस को हमने देख लिया था। आज हम उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे और टेस्ट क्रॉस और उसके आधार पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे मेंडल ने कौन कौन रूल दिया था, लॉ दिया था, उस चीज को जानने का प्रयास करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ये क्रॉस देखा था, जिसमें जो भी क्रॉस मेंडल ने किया, जिस भी लक्षण को लेके किया, उसके ठीक अपोजिट कैरेक्टर से, जैसे ये लंबाई के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया, जैसे कैपिटल टी लंबाई के लिए क्या था, लक्षण था, तो वो एक जीन के दो ट्रेट हमने बताए थे, एक जीन के दो एलील यानी कि दो ट्रेट थे, एक लक्षण के दो विशेषक थे। पिछले क्लास में हमने बताया था कि मेंडल ने टोटल कितने लक्षणों को लिया था। पी प्लांट, जो पाइजम सैटिवम भी कहते हैं, यानी कि उधानी जो मटर का पौधा होता है, उस वैरायटी पे उन्होंने काम किया था, जिसका बोटेनिकल नाम पाइजम सैटिवम होता है। उसके उन्होंने 7 लक्षणों के लिया था, यानी कि 7 कैरेक्टर्स को लिया था, और प्रत्येक कैरेक्टर के 2 विशेषक थे, यानी प्रत्येक लक्षण के 2 विशेषक थे। जैसे लंबाई के लिए, लंबाई जो लक्षण है, इसके लिए 2 विशेषक, एक एलील जो था, जो कैपिटल टी से डिनोट किया जा रहा था, यह क्या कर रहा था, प्लांट की हाइट को बना रहा था, वो प्लांट लंबा बन रहा था। कैपिटल टी यानी कि वो प्लांट लंबा, और स्मॉल टी वाला जो विशेषक था, वह कैसा बना रहा था, प्लांट को बौना बना रहा था। ठीक है, तो हमने देखा था जो यहाँ एक जो 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया गया था, जो मेंडल ने संकरण कराया था, वो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के, यानी कि दोनों लक्षण एक दूसरे के विपरीत थे, यानी कि कंट्रास्ट थे, यानी कि विपर्यास, हिंदी में इसको कह सकते हैं विपर्यास, यानी कंट्रास्ट पेयरिंग था इसके इसके अपोजिट गुण से। ये अगर लंबा था तो दूसरा बौना था। अगर इसके लंबाई को अगर हम ना बात करके, अगर जैसे सातों कैरेक्टर को, सातों लक्षणों को उन्होंने लिया था, इसमें से एक लक्षण आपका लंबाई था। दूसरा लक्षण, अगर हम फूल के कलर की बात करें, तो हमने बताया था, आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि जो मटर का फूल होता है, उसका जो वायलेट कलर होता है, यानी बैगनी कलर, वह उसके विपरीत व्हाइट कलर, ठीक है, वो लक्षण को लिया था। फूल के कलर जो लक्षण थे, उसके 2 विशेषक थे, एक बैगनी कलर, दूसरा श्वेत कलर यानी कि व्हाइट कलर। ठीक है, तो अगर बैगनी को हम व्हाइट से क्रॉस करा रहे हैं, तो व्हाइट का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो गया, कंट्रास्टिंग एलील उसका क्या हो गया, सफेद हो गया। ठीक है, तो इसका भी कंट्रास्टिंग, अगर हम कहें कि कैपिटल टी का कंट्रास्टिंग एलील क्या है, तो स्मॉल टी हो गया। ठीक है, अगर हम कलर को, बैगनी को कैपिटल डब्ल्यू से अगर डिनोट करेंगे, तो इसके कंट्रास्टिंग जो एलील होंगे, वो स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट किए जाएंगे, यानी बैगनी तो ये सफेद। वैसे ही अगर हम एक्सियल पोजीशन की चर्चा करें, फ्लावर के पोजीशन की चर्चा करें, तो फ्लावर का पोजीशन हमने क्या देखा था, जो जो प्रभावी गुण था, इसमें कंट्रास्टिंग कह रहे हैं यहाँ पे, एक दूसरे के, ये कंट्रास्टिंग है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव है, इसी में ये डोमिनेंट है यानी कि प्रभावी है, तो दूसरा अप्रभावी है यानी कि रिसेसिव है। तो जो हमने, एक मिनट देखते हैं इसमें है क्या, ये जो सातों कैरेक्टर के बारे में जो चर्चा की गई थी, एक डोमिनेंट था, एक रिसेसिव था। इस साइड वाले जितने भी है रिसेसिव ट्रेट हैं, यानी कि अप्रभावी विशेषक हैं, जबकि इस साइड वाले प्रभावी विशेषक हैं, और यहाँ पे कैरेक्टर लिखा गया है, यानी कि लक्षण। ठीक है, तो प्रत्येक लक्षण के 2-2 ट्रेट थे, 2-2 विशेषक थे, इसमें से एक प्रभावी था तो दूसरा अप्रभावी था। तो प्रभावी कहें, अप्रभावी कहें, या फिर दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट थे। क्या थे, कंट्रास्ट थे, यानी कि विपर्यास लक्षण थे उसके। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट कहे जाएंगे, एक दूसरे के विपर्यास कहे जाएंगे। तो ये सातों कैरेक्टर्स को हमने पिछली कक्षा में देखा था। यहाँ पे वही उन्होंने अपोजिट कैरेक्टर को लेके, लक्षण को लेके क्रॉस कराया, जिसमें हमने देखा था कि जो प्रथम संतति बनी थी, उसमें सभी प्लांट्स लंबे थे, यानी कि जो प्रथम संतति बनी थी, उसमें जो लंबा प्लांट को हमने बौने प्लांट से क्रॉस कराया गया था। प्रथम संतति में जितने भी संतति उसके बने थे मटर के पौधे के, वो सारे के सारे लंबे दिखाई दिए। तो फिर उन्होंने क्या किया,
यहाँ पे संकरण कराया, और इस F2 के लिए जो इसमें F1 जनरेशन में प्रथम संतति जो इसकी है मटर की, इसमें जितने भी प्लांट्स थे इसमें से एक को उन्होंने प्रत्येक को क्या कराया, सेल्फिंग करा दिया। प्रत्येक को क्या कराया, सेल्फिंग यानी कि स्वपरागण कराया। ठीक है, स्वपरागण के लिए ये अलग अलग जो ऐसे लिखा गया है, तो ये अलग अलग प्लांट नहीं है, ये इसको अलग अलग प्लांट नहीं कहना है। मैंने जैसे बोला था कि मटर का जो पौधा होता है उसमें जो फूल लगता है वह द्विलिंगी प्रकार का होता है, यानी कि दोनों लिंग एक ही फूल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है दोनों लिंगों को दिखाया गया। मान लो कि ये पुंकेसर में ऐसी स्थिति रह रही है तो स्त्री केसर में ऐसी स्थिति रह रही है। ठीक है, जेनेटिक कंपोजिशन दोनों का सेम होगा क्योंकि वो एक बीज से प्लांट बना है, और वो बीज इसमें क्या था, सभी के सभी हेट्रोजाइगस टॉल थे, यानी कि ये जो एलील हैं अलग अलग प्रकार के एलील हैं। एक कैपिटल टी है तो दूसरा का स्मॉल टी है। यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको पता है कि ये होमोजाइगस टॉल कहेंगे, इसको ये होमोजाइगस ड्वार्फ कहेंगे। लेकिन ये जो सारे के सारे लंबे पौधे थे वो हेट्रोजाइगस टॉल थे। तो ये तो देख के नहीं पता लग सकता, इसको जानने के लिए मेंडल ने क्या क्या किया वो हमको पढ़ना है। लेकिन जो इन्होंने ये जो इससे जो बीज प्राप्त हुआ उसको फिर उन्होंने उगाया। मैंने बताया कि 26,000 पौधों को मेंडल ने उगाया था, और लगभग प्रत्येक पौधे से जो बीज मिल रहा था उसको, प्रत्येक पौधे की 7 पीढ़ी तैयार की थी उन्होंने, 7 से 8 पीढ़ी तक सबको क्रॉस कराया था। तो ऐसे मान लो यहाँ पे जो संतति बनी यानी कि इसके बीज बने उसको ग्रो कराया, तो जो पौधा बना उसके फ्लावर में इससे बना है, ये एक मान लो बीज है, इससे जब नया पौधा बनेगा तो उसमें यही कंपोजिशन पुंकेसर में भी रहेगा, स्त्री केसर में भी रहेगा, यानी मेल पार्ट में भी यही जेनेटिक कंस्टिट्यूशन रहेगा और फीमेल पार्ट में भी यही जेनेटिक कंस्टिट्यूशन रहेगा, यानी उसकी आनुवंशिकी ऐसी ही रहेगी। ठीक है, तो ये जो दो दिखाए गए हैं, दो प्लांट नहीं समझना है, एक ही प्लांट के अंदर ये स्त्री केसर और पुंकेसर को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये स्त्री केसर पुंकेसर है, मानो ये पुंकेसर, ये स्त्री केसर, किसी को कुछ भी मान सकते हो। तो इसके जो गैमेट बनेंगे तो 2 प्रकार का गैमेट बनाए गए, क्योंकि क्या हमने पढ़ा था, जब गैमेट बनता है तो ये 2 सेट है। किसी अगर सेल की बात करें तो ये 2 सेट में है, यहाँ एक एलील इसके फादर से मिला है इसको, तो दूसरा का एलील इसके मदर से मिला है, दोनों एलील एक दूसरे से अलग होंगे तो गैमेट बनेगा। तो यहाँ पे 2 गैमेट बने हैं 2 प्रकार के, एक में कैपिटल टी एलील गया है, एक में स्मॉल टी एलील गया है। ठीक ऐसे ही यहाँ 2 प्रकार के गैमेट बने हैं, एक में कैपिटल टी एलील है तो दूसरे के में स्मॉल टी एलील है। इसके बाद से इन्होंने क्योंकि सेल्फिंग कराया तो ये अब इसके साथ मान लो फ्यूजन करेगा, यानी कि संलयन करेगा, उस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो ये मिलके क्या बना दिए, कैपिटल टी। ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है और इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। फिर ये इसके साथ, ये है इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्रॉस को दिखाया गया, तो कैपिटल टी। अब इस गैमेट को हमने नीचे रख दिया, फीमेल गैमेट, इसका मतलब फीमेल होता है यानी कि मादा, तो इसको हमें नीचे रख दिया इस गैमेट को, और इस गैमेट को ये पनेट स्क्वायर में ऊपर रख के दिखाया गया है। और दोनों को क्रॉस कराएंगे, दोनों जब साथ में आएंगे तो कैपिटल टी बनेगा, फिर ये इसके साथ आएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इसके साथ आया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसके साथ आया तो स्मॉल टी। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में देखा था, और देखा था जब फर्स्ट जनरेशन को उन्होंने क्या किया, प्रथम संतति पीढ़ी को उन्होंने सेल्फिंग होने दिया, स्वपरागण होने दिया। यहाँ F1 पीढ़ी में उन्होंने क्रॉस संकरण नहीं कराया था, हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराया था, सिर्फ स्वपरागण के लिए छोड़ दिया था। तो उन्होंने सेकेंड जनरेशन में देखा, जो F2 पीढ़ी आई, जो नई संतति बनी F2 पीढ़ी की, उसमें उन्होंने देखा कि लगभग 75% जो पौधे थे वो टॉल हो रहे थे, यानी कि लंबे हो रहे थे, जबकि 25% जो पौधे थे वो ड्वार्फ थे, यानी कि बौने थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ जो F1 पीढ़ी में नहीं देखा वो जाके F2 पीढ़ी में दिखा। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा कि हो ना हो कुछ तो है जो इसके प्रभाव को दबा रहा है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में ये आके अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा है। तो इसको जांचने के लिए उन्होंने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया। ये तीनों जो लंबे हैं, यानी कि ये जैसे 4 है, इसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो 3 को कहेंगे 75% कहेंगे ये टॉल है, 25% क्या है, स्मॉल है, यानी कि ड्वार्फ है। तो फेनोटाइप में हम इसको क्या दे दिया गया था, देखा गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 पीढ़ी में जब हम देखते हैं तो फेनोटाइप क्या दिखता है,
3:1 दिखता है, यानी कि 3 टॉल हो गए, लंबे हो गए, जबकि एक बौना रहा। और जीनोटाइप उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया होगा, टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट देखने के बाद से जीनोटाइप बताया होगा। तो टेस्ट क्रॉस में उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने क्या किया होगा कि जितने लंबे प्लांट थे उसको क्या किया, उन्होंने फिर से क्या किया, यहाँ से उठाया, तीनों को बारी बारी से उठाया और डॉल प्लांट, बौने प्लांट से उन्होंने क्रॉस करा दिया। तो अगर हम कहना चाहें कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, यानी कि परीक्षार्थ संकरण क्या होता है, तो इसमें हम कहेंगे कि F2 पीढ़ी के संतति को जब उसके बौने पेरेंट से बौने जनक से क्रॉस कराया जाता है, तो उसके बाद से जो रिजल्ट मिलता है उसी क्रॉस को हम क्या कहते हैं, परीक्षार्थ क्रॉस कह सकते हैं, यानी कि परीक्षार्थ संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बारी बारी से तीनों को चुना, जितने भी लंबे थे उसको चुना और उन्होंने ड्वार्फ से संकरण कराया, ड्वार्फ जो पेरेंट प्लांट था उससे संकरण कराया। तो उसका रिजल्ट क्या आया, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि इसमें जीनोटाइप क्या होना चाहिए और इसका एलिलिक जो कंपोजिशन है वो क्या होगा, यानी कि किस प्रकार के एलील से बना होगा, होमोजाइगस टॉल है या फिर हेटेरोजाइगस टॉल है, ये बताने के लिए टेस्ट क्रॉस किया था। तो टेस्ट क्रॉस को हम देखते हैं, ये रहा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या किया, सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे टेस्ट क्रॉस की जो F2 पीढ़ी आई थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, उसमें हमने देखा था कि 2 प्रकार के लंबे प्लांट थे, है ना, लेकिन उस समय मेंडल को ये पता नहीं था, लंबे हैं बस इतनी जानकारी थी कि, लेकिन जानकारी इतनी थी कि लंबा है, लेकिन लंबा है तो कैसा है ना, वो जानना है। तो दोनों प्रकार के टॉल प्लांट को उन्होंने ड्वार्फ पेरेंट से, बौना पेरेंट था ना जी, यह बौना है, ठीक, तो बौने से क्रॉस कराया। तो कैपिटल टी को जो कैपिटल टी वाला टॉल था, यानी कि जो होमोजाइगस टॉल था, होमोजाइगस जो लंबा प्लांट था, उसको जब बौने जनक के साथ जब क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ, यहाँ पे इस प्रकार से उन्होंने देखा कि सारे के सारे जितने भी प्लांट्स बन रहे हैं वो सारे के सारे लंबे प्लांट बन रहे हैं, जो होमोजाइगस टॉल था। ठीक है, लेकिन जो हेटेरोजाइगस टॉल था उसको बौने जनक से जब क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि इसमें आधे लंबे पौधे बने जबकि आधे बौने पौधे बने। तो यही यहाँ पे 2 प्रकार के क्रॉस में उनको सेम चीज, यहाँ पे भी क्या था, जनक कैसा, बौने जनक से ही इन्होंने क्रॉस करवाया, किसका, लंबे प्लांट का। तो एक केस में सारे के सारे लंबे पौधे बने, जबकि दूसरे केस में आधे लंबे और आधे बौने पौधे बने। ठीक, तो इसके आधार पे उन्होंने क्या किया, यहाँ का तो क्रॉस आप लोगों को समझ में आया ही होगा, पिछला जो हमने क्रॉस देखा वैसे ही है। यहाँ ये जो बौना पौधा है, जो जनक प्लांट है, इसके 2 गैमेट बनेंगे, स्मॉल टी, फिर इसका जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें से 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ जो फ्यूजन करेगा तो नया प्लांट जो बनेगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, यानी कि हेटेरोजाइगस बनेगा। और ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ जाएगा तो भी वो हेटेरोजाइगस प्लांट बनाएगा। और ये कैपिटल स्मॉल टी जो हाथ में फ्यूज करेंगे तो स्मॉल टी बनाएंगे, और ये इसके साथ जाएगा तो स्मॉल टी बनाएगा। इस तरीके से आधे प्लांट लंबे बनेंगे और आधे बौने बनेंगे। अगर वो होमोजाइगस टॉल होगा, इस टर्म को बार बार ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैपिटल टी है तो वो क्या है, होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल इसको कहेंगे, होमोजाइगस लंबा कह लो। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हेटेरोजाइगस लंबा, इसमें इन दोनों की क्रॉस कराई तो रिजल्ट हमारे सामने ये रहा। इस आधार पे उन्होंने बताया कि जितने भी F1 प्रोजेनी थे वो सभी के सभी कैसे थे, हेटेरोजाइगस टॉल थे, जो आगे जो नेक्स्ट पीढ़ी पे जब उनको सेल्फिंग कराने दिया जाता है, स्वपरागण जब उनमें होने दिया जाता है, तो वह 2 प्रकार के प्लांट्स तब बनाते हैं, जिसमें 3 प्रकार के प्लांट्स बनाते हैं। एक का अगर हम एलिलिक कंपोजिशन देखें, एलील की बनावट अगर देखें, एक में कैपिटल टी आएगा, यानी कि होमोजाइगस टॉल रहेगा, जबकि जो 2 थे वो हेटेरोजाइगस टॉल थे, और एक क्या था वो होमोजाइगस, ये तो
प्योर कैरेक्टर है। बौना कभी भी किस परिस्थिति में बौना बनेगा तो वो होमोजाइगस ही रहेगा, ये इनका कंफर्म था, इसलिए बौने से उन्होंने क्रॉस कराया था। तब जाके जीनोटाइप का फॉर्मूला उन्होंने दिया 1:2:1, यानी कि 1:2:1, एक होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल और 1 होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपना जीनोटिपिक रेशियो दिया। ये टेस्ट क्रॉस देखने के बाद अगर इसके बारे में 2 लाइन लिखना हो तो हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? तो टेस्ट क्रॉस यानी कि परीक्षार्थ संकरण क्या हो गया, तो F2 संतति का अप्रभावी जनक से क्रॉस, संतति का अप्रभावी जनक से क्रॉस टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। कौन सी संतति जी? यहाँ पे लिखना चाहिए F2 संतति का अप्रभावी जनक से, यानी कि स्मॉल टी यही ना जनक है, यही बौना जो है अप्रभावी जनक होगा, उससे क्रॉस कराने की प्रक्रिया टेस्ट क्रॉस कहलाती है, यानी कि परीक्षार्थ संकरण कहलाती है। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने 2 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें से पहला था नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम, यानी कि प्रभाविता का नियम। और दूसरा नियम उन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन यानी कि विसंयोजन का नियम। ये बात ध्यान देने वाली है कि मेंडल ने 3 लॉ प्रतिपादित किया था, जिन्होंने मेंडल ने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जितने भी फाइंडिंग्स उनको प्राप्त हुई थी, जितने भी रिजल्ट्स प्राप्त हुए थे उनके, उसके आधार पर उन्होंने 3 नियम को प्रतिपादित किया था। लेकिन एक क्रॉस जो मोनोहाइब्रिड उन्होंने क्रॉस जो कराया था, एकल संकर क्रॉस, उसके आधार पे 2 नियम प्रतिपादित किए थे, और डाई हाइब्रिड जो क्रॉस कराया था उसके आधार पे 1 नियम उन्होंने दिया था। तो क्योंकि हम अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े हैं, इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे जो उन्होंने नियम दिया था उस नियम को हम देखेंगे। तो यही दोनों जो नियम था, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि विसंयोजन का नियम, इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट के आधार पर प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो अब देखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? प्रभाविता का नियम, इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया था कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, उन्होंने मेंडल ने, जैसा कि हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि मेंडल ने जीन को क्या बोला था, फैक्टर्स बोला था। ठीक है, वो जिसको हम आज के समय में जीन के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो लक्षण, कोई एक लक्षण, जैसे लंबाई लक्षण है, फूल का रंग लक्षण है, पौधे में फूल की स्थिति क्या है वो लक्षण है, जैसे 7 लक्षण थे। तो उन्होंने बताया कि कोई भी लक्षण के 2 जीन होते हैं, यानी कि किसी भी लक्षण के 1 जीन होते हैं जो एक पेयर एलील के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि कोई भी लक्षण है उसका 1 जीन होगा और उसके 2 रूप होंगे। उसी जीन के कितने रूप होंगे? 2 रूप होंगे, यानी कि 2 एलील होंगे। उसमें से एक एलील, जब उसमें से क्या होगा, जैसे हमने बताया कि एक कोई, जैसे लंबाई की हम बात करते हैं, ठीक, तो ये क्या बताए थे कि कोई भी लक्षण है उसके वह 1 जीन से कंट्रोल होता है और वो जीन 2 एलिलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ये इसका 2 एलील हो गया, जीन क्या हो गया, लंबाई को कंट्रोल करने वाला। तो इसका एलील या तो ऐसा एलील हो सकता है, दोनों सेम एलील हो सकते हैं, या फिर दोनों अलग अलग एलील हो सकते हैं। जैसा इसमें पता है कि एक एलील माँ से आया है, एक एलील फादर प्लांट से आया है, एक एलील मदर प्लांट से आया है। ऐसे इसमें भी एक एलील मदर प्लांट से और एक एलील फादर प्लांट से आया है। तो क्या बोलना है इसमें, उन्होंने बोला कि एक जीन के 2 एलील होते हैं और दोनों या तो होमोजाइगस रूप में हो सकते हैं, नहीं तो हेट्रोजाइगस रूप में हो सकते हैं। जब एलील हेट्रोजाइगस रूप में होते हैं, हेट्रोजाइगस फॉर्म में होते हैं, रूप में होते हैं, तो उसमें कोई एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को दबा देता है, यानी कि दूसरे एलील को अभिव्यक्त होने का मौका नहीं देता है।
ठीक है। इसी चीज को उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंसी में यानी कि प्रभाविता के नियम के अंतर्गत बताया था कि जब जीन यानी कि एलील हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो तो एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, उसके प्रभाव को अभिव्यक्त नहीं होने देता है। तो ये रहा लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम। जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, बी संयोजन का नियम क्या कहता है, बी संयोजन का भी नियम यही कहता है कि जो गैमेट बनते हैं, गैमेट बनने के समय जो एलिलिक जोड़ा है, एलील है, वह क्या करता है, एक दूसरे से ये अलग, इसमें अगर जो गैमेट बनेगा वह क्या होगा, एक दूसरे गैमेट में एलील जाएगा, उस जीन का एक जो एलील होगा वह दूसरे में जाएगा और दूसरा वाला दूसरे में जाएगा, यानी कि दोनों एलील, एक जीन के दो एलील सेम गैमेट में नहीं जाएंगे। वह जो गैमेट बनेगा उसमें एक, अगर दो गैमेट बन रहा है तो एक एलील में उसका डोमिनेंट एलील एक गैमेट में उसका डोमिनेंट एलील जाएगा, जबकि दूसरे में उसका रिसेसिव एलील जाएगा। ठीक, तो ये दोनों नियम दिए थे। इसके लिए कुछ थ्योरी है, कुछ इसमें नोट्स बनाया जाएगा जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको पीपीटी के रूप में अवेलेबल करा देंगे। अभी किसी कारणवश वो यहाँ पे नहीं हो सका है, तो आज हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उसमें हम इसको नोट के रूप में, थ्योरी के रूप में देखेंगे। और सेकेंड, इसके आधार पर कई सारे जो साइंटिस्ट 1900 में, जैसे हमने बताया था कि मेंडल की जब डेथ हुई, डेथ के बाद से उनके रिसर्च वर्क को और एक्सप्लोर किया गया था। ठीक, जो बाद के जो साइंटिस्ट आए उसमें आधे उन्होंने जितना भी अपना वर्क किया उनके सारे रिजल्ट्स मेंडल के रिजल्ट्स से मैच किए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें रही जो मेंडल को उस समय अपने जो पी प्लांट पे काम कर रहे थे तो वो सारी चीजें देखने को नहीं मिली। संयोग से पी प्लांट में जो मटर का पौधा था उसमें वो घटना होती ही नहीं है, इस वजह से मेंडल साहब नहीं देख पाए थे। जो बाद के साइंटिस्ट देखे तो इसके मतलब अपवाद के रूप में उन रूल को उन्होंने क्या किया, फॉर्मुलेट किया। उन्हीं चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंसी हमने देखा तो उसमें आएगा एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम, तो वह मेंडलियन जेनेटिक्स से अपोजिट है, उसका अपवाद के रूप में पढ़ा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी देखेंगे और इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी हम कुछ देखेंगे। तब तक के लिए आज इस क्लास में हम इतना ही यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।